हाय बच्चों। इट्स मी विभाष। मैं आप सभी बच्चों के लिए एडुमंत्रा क्लासेस की तरफ से क्लास नाइन्थ का एक चैप्टर लेकर आया हूँ जो आप सभी को पढ़ने में बहुत ही ज़्यादा मज़ा आएगा। तो आज हमारा पहला दिन है, तो चलिए शुरू करते हैं हम हमारे सबसे पहले चैप्टर एडुमंत्रा क्लासेस की ओर से केमिस्ट्री का मैटर इन आवर सराउंडिंग डील करने वाले हैं। बच्चों, आप सभी को पता है कि केमिस्ट्री के जो फादर हैं उनका नाम एंटोनी लेवॉइजर है। इन्होंने केमिस्ट्री के बारे में बताया था कि एक ऐसा साइंस का ब्रांच है जो सिस्टमैटिक वे में एटम्स, मॉलिक्यूल्स, रिएक्शंस और हमारे सराउंडिंग में जो मैटर है उसके बारे में स्टडी करते हैं। तो केमिस्ट्री में जो ये सबसे पहला चैप्टर है आपका मैटर इन आवर सराउंडिंग, तो इसको बड़े ध्यान से देखिएगा और मैं आप सभी से जानना चाहूँगा। अगर आप सभी ने पढ़ा होगा तो आप सभी को पता होगा कि मैटर का क्या मतलब होता है। अगर मैं बात मैटर की करूं तो आप सभी को पता है कि मैटर ऐसा वो सब्सटेंस होता है जो एक जगह ऑक्युपाई करता है। अगर मैं बात करूं, एक जगह वो ऑक्युपाई करता है और उस जगह ऑक्युपाई करने के कारण उसमें तीन चीज़ें होती है जिसकी वजह से हम उसे मैटर कहते हैं। जैसे सबसे पहले इसमें जो मेन चीज़ें होगी वो होगी इसकी मास। मास इसमें सबसे पहला चीज़ है। अगर कोई ऑब्जेक्ट का मास है तो वो एक मैटर का सबसे पहला सिंबल होता है, यानी सबसे पहचानने का तरीका मास है। दूसरा कि आपको ये एक जगह ऑक्युपाई करता है, यानी एक एरिया ऑक्युपाई करता है। और सब तीसरी बात, ये रेसिस्टेंस ऑफर करता है। जस्ट लाइक कि अगर कोई चीज़ इसके थ्रू जाना चाहे तो वो रोकता है, उसे उसे जाने से रोकता है। तो इस निष्कर्ष पे हम ये पहुंचते हैं कि मैटर द सब्सटेंस विच हैज़ मास विच ऑक्युपाइज स्पेस एंड ऑफर रेसिस्टेंस इज कॉल्ड मैटर। तो बच्चों, मैटर इन आवर सराउंडिंग में हमारे चारों ओर ना जाने कितने प्रकार के मैटर पाए जाते हैं और हम सभी जानते हैं दुनिया में हर एक चीज़ मैटर ही है ऑलमोस्ट। और केवल कुछ चीज़ों को छोड़कर, जैसे बुढ़ापा, जैसे बचपना, तो दीज आर द इमोशंस एंड फीलिंग विच कैन नॉट बी काउंटेड एज मैटर। But what about matter? तो it is the substance which occupies space, which has mass and offer resistance. Then this is called matter. Now हमारे चारों ओर के मैटर में एक सबसे मेन चीज़, जो मेन टर्म मैं डील करने वाला हूँ, वो टर्म है, आप सभी को पता है, डिफ्यूज़न। वो टर्म क्या है? डिफ्यूज़न। जैसे आप सभी देखिए, एक सेकेंड, ये जो डिफ्यूज़न का टर्म है, ये डिफ्यूज़न का टर्म आखिर कहता क्या है? तो आप जरा सा लाइन पढ़ने की कोशिश कीजिएगा कि द स्प्रेडिंग आउट एंड मिक्सिंग ऑफ ए सब्सटेंस इनटू अनदर सब्सटेंस ड्यू टू द मोशन ऑफ द पार्टिकल्स, दैट इज कॉल्ड डिफ्यूजन। तो इसमें एक मेन चीज़ पढ़ने हमें को मिली, वो है मोशन ऑफ द पार्टिकल्स। यानी ये क्या कह रहा है कि जो पार्टिकल्स होते हैं वो जब एक जगह से दूसरे जगह जाते हैं तो इसी चीज़ को हम लोग डिफ्यूज़न कहते हैं। और ऑफ कोर्स हमें पता है कि कोई भी पार्टिकल्स का मूवमेंट हमेशा हाइयर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ होता है। चलिए मैं आपको एक एग्जांपल लेके समझाता हूँ। जस्ट लाइक कि मैं क्या करता हूँ, एक बड़ा सा डब्बा बनाता हूँ और इस डब्बे में मैंने एक बीच में वॉल बना दिया। अब इस डब्बे में कई सारे मॉलिक्यूल्स हैं, कई सारे, बहुत सारे इसमें मॉलिक्यूल्स हैं। तो अगर मैं इसको काउंट करने की कोशिश करूँ तो ये काफ़ी ज़्यादा होंगे एज़ कम्पेयर टू अगर हम दूसरे बॉक्स में जाए तो इसमें काफ़ी कम मॉलिक्यूल्स हैं, काफ़ी कम। तो सपोज दैट कि हम मान लेते हैं कि जो इसमें मॉलिक्यूल्स है उसकी संख्या 50 है और जो इस सेकेंड वाले में है इसकी संख्या आपको कितनी है? 10 है। तो अब आप खुद सोचिए कि जो कंसंट्रेशन, यानी जिस डब्बे में, जिस पोर्शन में, यानी जो ये पोर्शन है, इस पोर्शन में सबसे ज़्यादा मॉलिक्यूल्स है, तो इस वजह से ये कौन सा कंसंट्रेशन होगा? हाइयर कंसंट्रेशन। कौन सा कंसंट्रेशन होगा? हाइयर कंसंट्रेशन। लेकिन अगर दूसरे बॉक्स की बात करें तो इसमें 10 ही मॉलिक्यूल्स है, तो ये कौन सा कंसंट्रेशन होगा? लोअर कंसंट्रेशन। और हम सभी को पता है बच्चों कि पार्टिकल्स अगर मोशन में होते हैं तो इसका मूवमेंट हमेशा हाइयर से लोअर की तरफ होगा, क्योंकि हाइयर तो ऑलरेडी फुल है ना। हाइयर क्या है? ऑलरेडी फुल है, फुल। और कहीं ना कहीं लोअर आपको एम्प्टी है, खाली है। तो पार्टिकल्स का मूवमेंट हाइयर से लोअर जाएगा और इसी चीज़ को हम लोग कहते हैं डिफ्यूज़न। तो जस्ट लाइक कि अगर हम दोबारा से डील करेंगे, द स्प्रेडिंग आउट एंड मिक्सिंग ऑफ अ सब्सटेंस इनटू अनदर सब्सटेंस ड्यू टू द मोशन ऑफ अ पार्टिकल्स इज नॉन एज डिफ्यूज़न। इज दैट क्लियर?
तो उम्मीद है आप सभी को ये लाइन समझ में आ गई होगी। ठीक, अगर अब सवाल उठता है कि मोशन ऑफ पार्टिकल्स क्या होता है, तो बच्चों ये फैक्ट क्लियर है कि कोई भी पार्टिकल्स में मोशन होगा, क्योंकि बिना पार्टिकल्स के मोशन के डिफ्यूज़न इम्पॉसिबल है, डिफ्यूज़न कभी भी नहीं हो सकता। तो हमारा निष्कर्ष क्लियर हो गया कि the spreading out of mixing of a substance into another substance and due to the motion of particles is known as diffusion. अगर हम अपने सेकेंड स्टेप की तरफ जाए तो सेकेंड स्टेप की तरफ आप देखिए क्या कह रहा है, द स्पॉन्टेनियस मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स फ्रॉम हाइयर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, दिस इज नॉन एज डिफ्यूजन। तो डिफ्यूज़न के हम लोग दो डेफिनेशन बोल सकते हैं। अगर मैं कुछ पॉइंट्स, खास पॉइंट्स की बात करूं बच्चों, तो आप ध्यान दें, यहाँ साफ तौर पे लिखा हुआ है कि इट टेक्स प्लेस अंटिल यूनिफॉर्म मिक्सचर इज फॉर्म। इसका क्या मतलब हो गया? इसका मतलब ये हो गया कि डिफ्यूज़न तब तक होता रहेगा जब तक कि कोई भी मिक्सचर यूनिफॉर्म ना हो जाए। और मिक्सचर आप सभी को पता है बच्चों, मिक्सचर का मतलब होता है दो पार्टिकल्स का आपस में मिक्स होना, यानी दो डिफरेंट पार्टिकल्स जब आपस में मिक्स हो जाते हैं, कंबाइंड हो जाते हैं, तो इसी को हम मिक्सचर कहते हैं। और यूनिफॉर्म मतलब बराबर रूप से। अब इसका क्या मतलब होता है? तो मैंने आपको कहा कि आप एग्जाम्पल में देख लीजिए, मैंने आपको कहा कि अगर एक बॉक्स में 50 मॉलिक्यूल्स है और दूसरे में 10 मॉलिक्यूल्स है, तो ऑफकोर्स ये तो हम जान गए कि हाइयर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ पार्टिकल्स का मूवमेंट होगा। तो इस हिसाब से 50 इधर है और 10 इधर है, तो 50 और 10 टोटल जोड़ेंगे तो हो जाएगा हमारा 60। तो 60, और कह रहा है कि मिक्सचर यूनिफॉर्म होना चाहिए, यूनिफॉर्म। तो इसका मतलब कि दोनों तरफ कितना कितना होना चाहिए, तो इसको 2 से डिवाइड कर देंगे तो बराबर हो जाएगा आंसर 30। तो टोटल हमें 30 क्या बोलता है, मॉलिक्यूल्स इधर होना चाहिए और 30 मॉलिक्यूल्स इधर होने चाहिए। तो इस तरीके से हमें पता चलता है कि मिक्सचर क्या हो गया, यूनिफॉर्म। नेक्स्ट बात करूं तो ये डिफ्यूज़न होने का दूसरा फैक्टर होता है कि पार्टिकल्स हमेशा मोशन में होते हैं। अगर पार्टिकल्स बच्चों मोशन में नहीं होंगे तो डिफ्यूज़न का प्रोसेस कभी भी कंप्लीट नहीं होगा। तो आई थिंक हमारा ये डिस्कशन क्लियर हो गया कि डिफ्यूज़न क्या होता है। डिफ्यूज़न का मूवमेंट जनरली हायर से लोअर होता है और ये दो कारणों से होते हैं, और तब तक ये डिफ्यूज़न होते रहते हैं जब तक मिक्सचर आपको यूनिफॉर्म ना हो जाए या फिर आपको पार्टिकल्स मोशन में ना हो। नेक्स्ट है, इसी पर एक सवाल है कि विच प्रोसेस स्टेट्स दैट द पार्टिकल्स ऑफ मैटर इज ऑलवेज इन मोशन, यानी कौन ऐसा प्रोसेस है जो ये प्रूव करता है कि कोई भी मोशन, कोई भी पार्टिकल्स या कोई भी मैटर के पार्टिकल्स का मोशन होगा। तो वो प्रोसेस क्या होगा बच्चों? वो प्रोसेस कहलाएगा डिफ्यूज़न। उम्मीद है आप सभी को ये समझ में आ गया होगा। चलिए हम लोग दूसरे पेज की तरफ चलते हैं। सेकेंड पेज में थर्ड फैक्टर कहता है कि इट टेल्स दैट पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर इन मोशन, जो कि हमने कह दिया, अभी डील कर दिया। और फिफ्थ ऑप्शन है साफ तौर पे कि दी इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ डिफ्यूज़न इज ऑलवेज, सबसे ज़्यादा डिफ्यूज़न गैस में होता है, फिर उसके बाद लिक्विड में और फिर उसके बाद सॉलिड में। तो चलिए ये कॉन्सेप्ट को हम लोग क्लियर करते हैं कि आखिर ऐसा कैसे होता है। सबसे पहले एग्जाम्पल के रूप में हम लोग क्या करते हैं, एक सॉलिड लेते हैं। मान के चलिए सॉलिड है, तो आप अगर सॉलिड को गौर से देखेंगे तो सॉलिड के पार्टिकल्स के बीच ज़्यादा दूरी नहीं होती, ये काफ़ी क्लोजली पैक्ड होते हैं। तो सॉलिड सॉलिड होने का रीज़न भी यही है कि इसके बीच जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होते हैं, IFA यानी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ये काफ़ी ज़्यादा होते हैं, काफ़ी ज़्यादा होते हैं। लेकिन इसके बीच जो गैप्स होते हैं, गैप्स यानी इनके पार्टिकल्स के बीच के जो जगह होते हैं वो काफ़ी कम होता है। तो इसका मतलब कि पार्टिकल्स के बीच अगर जगह नहीं है तो इसका मतलब, और दूसरी बात इसके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काफ़ी ज़्यादा है, तो ये काफ़ी क्लोजली पैक्ड रहेंगे। और पैक्ड रहेंगे तो कोई दूसरा मोशन वाला पार्टिकल्स इसके अंदर बड़ी आसानी से नहीं घुस पाएगा, और नहीं घुस पाएगा तो इसका मतलब इसमें डिफ्यूज़न का प्रोसेस क्या होगा, सबसे स्लो होगा, सबसे स्लो होगा। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट अगर बात करेंगे लिक्विड की, तो लिक्विड के एग्जाम्पल में हम ये देखते हैं
कि लिक्विड में पार्टिकल्स काफ़ी दूरी पे होते हैं, काफ़ी नहीं, बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन हाँ सॉलिड की तुलना में उससे ज़्यादा दूरी पे होते हैं। तो इनके बीच कहीं ना कहीं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काफ़ी ज़्यादा है और इनके बीच में स्पेस भी ज़्यादा है। तो स्पेस भी मोर है और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लो है, कम है, IFA। क्योंकि इनके इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काफ़ी लो है, इसी वजह से तो इनके बीच गैप बन रहा है, स्पेस बन रहा है। तो अगर इन पार्टिकल्स के बीच स्पेस है तो जाहिर सी बात है कई कई जब दूसरा कोई मैटर का पार्टिकल्स इसमें आएगा तो वो बड़ी आसानी से इसकी जगह को ले लेगा। चलिए मैं आपको इसको दूसरे एग्जाम्पल में समझाता हूँ। सपोज दैट कि एक हमने ग्लास लिया और इस ग्लास में हमने वाटर डाल दिया, काफ़ी सारे पानी हमने डाल दिया। अब हम क्या करते, इसमें शुगर के कुछ टुकड़े डालते हैं। तो शुगर के कुछ टुकड़े अगर हम डालेंगे और फिर उसके बाद हम एक चम्मच से उसको मिलाएंगे मिलाएंगे तो इससे क्या होगा, शुगर के जो पार्टिकल्स होंगे वो क्या होंगे, पूरी तरीके से इसमें मिक्स हो जाएंगे। और अगर इसमें मिक्स हो गए तो आप सभी को पता है कि इसमें पार्टिकल्स के बीच जो जगह था, लिक्विड के पार्टिकल्स के बीच, जैसे मान के चलिए कि वो जो ग्लास में जो पानी है वो ये ऑरेंज कलर के बबल्स है, तो इसके बीच में जो जगह है उसको आपको शुगर के पार्टिकल्स ने भर डाला। तो इस हिसाब से इसमें डिफ्यूज़न हो रहा है, लेकिन किससे ज़्यादा, तो आप सभी को पता है सॉलिड से ज़्यादा हो रहा है। तो सॉलिड से ज़्यादा होता है किसमें डिफ्यूज़न, लिक्विड में। लेकिन अगर हम बात करेंगे किसी गैस की बच्चों, तो गैस में क्या होता है, गैस में सबसे ज़्यादा डिफ्यूज़न होता है। क्यों गैस में सबसे ज़्यादा डिफ्यूज़न होता है बच्चों, इसका रीज़न ये है कि आपको गैसियस पार्टिकल्स जो होते हैं काफ़ी ज़्यादा दूरी पे होते हैं, काफ़ी ज़्यादा दूरी पे। तो इसलिए उनके बीच का जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो सबसे कम होता है, लोवेस्ट होता है। तो लोवेस्ट होने के कारण इसके बीच का जगह वो सबसे ज़्यादा हो जाता है, सबसे ज़्यादा हो जाता है। और सबसे ज़्यादा होने के कारण पार्टिकल्स बड़ी आसानी से हवा में डिफ्यूज़ हो जाते हैं, क्योंकि ये पार्टिकल्स फ्री है। इन सभी पार्टिकल्स के बीच इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काफ़ी कम है। तो इससे हमको ये क्लैरिटी मिलती है बच्चों कि सबसे ज़्यादा डिफ्यूज़न गैस में होगा, उसके बाद लिक्विड में होगा और सबसे कम डिफ्यूज़न सॉलिड में होगा। ठीक है, चलिए अब अगर बच्चों मैं बात करूं हमारे नेक्स्ट स्टेप की तरफ, तो वो सवाल है फैक्टर अफेक्टिंग डिफ्यूज़न। आखिर कौन कौन से फैक्टर है जिसकी वजह से डिफ्यूज़न होता है। हमने इससे पहले जो डील किया था वो तो बस कॉन्सेप्चुअल था, लेकिन अब ये थोड़ा ज़्यादा बियॉन्ड कॉन्सेप्ट हम बताने जा रहे हैं। जैसे एक टॉपिक है एक सेकेंड वेट कीजिए, एक टॉपिक है कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। ये कंसंट्रेशन ग्रेडियंट का हिंदी मतलब होता है सांद्रता दल। तो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट क्या होता है, तो हमने अभी जस्ट एक एग्जांपल लिया था कि अगर हम एक बॉक्स लेंगे, आप सभी को दिख रहा होगा एक बॉक्स, जिस बॉक्स में आपको दिख रहा होगा एक पार्टिकल ए है, एक ए मान लिए और एक बी मान लिए, ओके नो वरी। तो इसको ए ही रख के, एक बॉक्स में 10 पार्टिकल्स है और दूसरे बॉक्स में 4 पार्टिकल्स है। तो इस हिसाब से हमने डेल्टा सी को चेंज इन कंसंट्रेशन माना है कि कंसंट्रेशन यानी सांद्रता यानी कंपोजिशन यानी मात्रा में कितनी बदलाव है। तो इस हिसाब से हम देख पा रहे हैं कि 10 पार्टिकल्स एक तरफ है और 4 पार्टिकल्स एक तरफ। तो उस बॉक्स में अगर हम बीच वाले बॉक्स को हटा देते हैं तो आप सभी को पता है कि 10 पार्टिकल्स में से कुछ पार्टिकल्स निकलकर 4 पार्टिकल्स के साथ जुड़ जाएंगे। क्यों, क्योंकि मिक्सचर को क्या होना होगा, यूनिफॉर्म, तभी तो डिफ्यूज़न होगा। तो यूनिफॉर्म होने के लिए पार्टिकल्स उसमें जाएंगे। तो ये चीज़ से हमको पता चलता है कि जिसमें जितना ज़्यादा पार्टिकल्स का मोशन आएगा उसमें चेंज इन कंसंट्रेशन उतना ज़्यादा होगा और उसका डिफ्यूज़न भी उतना ज़्यादा होगा। तो चलिए हम आपको एक एग्जांपल में समझाते हैं। जैसे मान के चलिए हमने एक बॉक्स लिया, हमने क्या किया, एक बॉक्स लिया और इस बॉक्स में एक तरफ 10 और एक तरफ 4 रख दिए।
फिर एक बॉक्स लिया, इस तरफ हमने 8 और इस तरफ हमने 2 रख दिया। तो अगर हम रेट ऑफ चेंज इन कंसंट्रेशन की बात करेंगे इस बॉक्स के लिए, तो इसमें हमें पता चलता है 10 माइनस 4 बराबर बराबर कितना आएगा बच्चों? बराबर आएगा 6। ठीक दूसरी तरफ अगर हम इसकी बात करेंगे तो इसमें रेट ऑफ चेंज इन कंसंट्रेशन कितना होगा? 8 माइनस 2, तो इसका हो गया 6। तो इसका मतलब इसका भी आंसर 6 और इसका भी आंसर 6। तो ऐसे केसेज में डिफ्यूज़न दोनों में सेम होगा, क्योंकि उनके बीच का जो चेंज इन कंसंट्रेशन है वो क्या है? इक्वल है। अगर हम क्या करते हैं, इसी को हटाकर दोबारा एक बॉक्स लेते हैं जिसमें इसमें 50 डाल देते हैं और इसमें 10 डाल देते हैं। फिर एक बॉक्स लेते हैं, एक में हम 80 डाल देते हैं और एक में हम 20 डाल देते हैं। तो जब हम इसका चेंज इन कंसंट्रेशन करेंगे तो इसमें क्या होगा? 50 माइनस 10, तो इसका मतलब इसमें 40 आपको पार्टिकल्स बचेंगे, 40 पार्टिकल्स। अगर इसकी बात करेंगे तो इसके चेंज इन कंसंट्रेशन कितने होंगे? 80 माइनस 20 यानी 60। तो इस हिसाब से हमको पता चलता है कि ज़्यादा पार्टिकल्स इस वाले बॉक्स में होंगे, तो इसीलिए डिफ्यूज़न का रेट सबसे ज़्यादा इसमें होगा, क्योंकि इसमें ज़्यादा जगह को भरना है। लेकिन इसमें कम होगा क्योंकि इसमें कम स्पेस है। तो इस तरीके से हमें पता चलता है कि कंसंट्रेशन ग्रेडियंट किस तरीके से काम करता है। तो इसी पर एक पॉइंट भी है कि द रेट ऑफ डिफ्यूज़न इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। इसका मतलब कि अगर रेट ऑफ डिफ्यूज़न बढ़ेगा तो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट बढ़ेगा, या फिर कंसंट्रेशन ग्रेडियंट बढ़ेगा तो रेट ऑफ डिफ्यूज़न बढ़ेगा, या वाइस वर्सा, यानी अगर ये घटेगा तो ये भी घटेगा। उम्मीद है आप सभी को समझ में आया। Hi everyone, it's me Vibhas from Edumantara classes. My dear student, if you really to appreciate my work of matter in our surrounding, please let me know so that I can make more videos like that, more interesting and more knowledgeful. So thank you so much for watching the whole video, and please comment down below so how much did you like it. So thank you so much, take care, have a nice day.